नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के चलते आपको पता है संपूर्ण देश में लॉकडाउन चल रहा है और अपन सब घरों में कैद बैठे हैं। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब 15 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, गैलेक्सी क्लासेज ने ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ कर ली थी और लगभग 17 से 18 तारीख को मात्र 2 या 3 दिन में आपके बीच वीडियो आ गया था। दोस्तों, मैंने आपकी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए कहीं भी कोई तरीके का समय खराब नहीं किया। आप लोगों के लिए मैं निरंतर लगा हुआ हूं, ये सोचते हुए एक अध्यापक के नाते कि आपका भविष्य है वो उज्जवल रहे। इस चीज में दोस्तों मेरा स्वार्थ बिल्कुल न के बराबर आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन क्लासेस चलाने वाला टीचर हूं जिसे मुझे बहुत समय का अभाव रहता है। तो कहीं भी ये बहुत दूर दूर की बात है कि इसे मैं एक बेनिफिट का सहारा लूं, क्योंकि समय इतना नहीं हो पाता। बस यही सोचते हुए कि लगभग 700-800 स्टूडेंट्स जो है वो गैलेक्सी क्लासेज में पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के चलते उनका कहीं भी कोई तरीके का समय खराब नहीं हो, और एक अध्यापक के नाते मुझे ये सोचना मेरा दायित्व है, मेरा दायित्व बनता है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जितनी भी क्लासेज हो रही हैं आप रेगुलर ले रहे हैं। मैं भरसक तरीके का प्रयास करता हूं बहुत अच्छा करने के लिए कि आप जो है उसके लिए तत्पर रहें और बच्चों को भी शेयर करते जाइए, लोगों को बताते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि गैलेक्सी क्लासेज ने ऑनलाइन क्लासेज चालू कर दी है। तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने करंट अफेयर से संबंधित बात की थी और काफी वीडियो में आपको करंट अफेयर से संबंधित दे चुका हूं, लेकिन जो आज का वीडियो रहेगा वो सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेगा, जिसे जनरल नॉलेज अपन कहते हैं। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, इन्हीं से संबंधित आज अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो समय पर पहुंच सके। और कुछ जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल पर आए हैं, वीडियो से पहले इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे को ये वीडियो पहुंचे, सभी बच्चों को इसका फायदा हो। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपन अपने वीडियो की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। 2020 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? 2020 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? पहला विकल्प है भारत, दूसरा कतर, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है चीन। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। पहला भारत, दूसरा कतर, तीसरा इंग्लैंड और चौथा चीन। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कतर। और इसके आसपास की जानकारी देखें तो कतर की राजधानी है दोहा। और बात करें इसकी करेंसी की तो कतर की करेंसी है रियाल। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन था 2020 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? भारत, कतर, इंग्लैंड और चीन। तो राइट आंसर है कतर। कतर की राजधानी दोहा है और इसकी करेंसी रियाल है। दोस्तों, यहां अगर अपन फीफा से संबंधित भी अगर जानकारी देखें तो फीफा जो है, देखिए यहां फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और दोस्तों, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और दोस्तों, अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख शहर में स्थित है। ज्यूरिख शहर जो स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है दोस्तों? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का किस देश में होगा? पहला विकल्प नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा न्यूजीलैंड, चौथा इंग्लैंड। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। और अगर दोस्तों बात करें, यहां आईसीसी से संबंधित बात हुई है आईसीसी की, और आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलर। और दोस्तों अगर बात करें आईसीसी के मुख्यालय की, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। और दोस्तों इसके सीईओ की बात करें तो मनु सहानी है, वो इसके सीईओ है। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो भारत में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में होने वाले पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला है भारत, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसको दिया गया? पहला विकल्प अक्षय कुमार, दूसरा है रितेश देशमुख, तीसरा है अमिताभ बच्चन, चौथा है प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए सही जवाब कौन सा होगा। विकल्प नंबर सी है वो सही जवाब होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 अमिताभ बच्चन को दिया गया। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। और किन्हें दिया गया था 2019 का? तो अमिताभ बच्चन को। और दोस्तों बात करें दादा साहेब फाल्के की, तो भारतीय सिनेमा का पितामह भी कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के जो है वो एक व्यक्ति थे, उन्हें भारत का जो है वो सिनेमा के पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देश के केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? देश के केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? पहला विकल्प है रेखा गुप्ता, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है पीयूष गोयल, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो दोस्तों राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, स्मृति ईरानी। देश की केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। और दोस्तों अगर बात करें अन्य विकल्पों की, तो पीयूष गोयल है वो भारतीय रेल मंत्री हैं, भारतीय केंद्र के रेल मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमण है वो वित्त मंत्री हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किनको वीर चक्र 2019 से सम्मानित किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको वीर चक्र 2019 से सम्मानित किया गया था? पहला विकल्प है के सिवन, दूसरा है जनरल बिपिन रावत, तीसरा है विंग कमांडर अभिनंदन, और चौथा है एडमिरल करमवीर सिंह। तो दोस्तों सही जवाब होगा विंग कमांडर अभिनंदन। किनको वीर चक्र 2019 से सम्मानित किया गया था? तो विंग कमांडर अभिनंदन। और बात करें यहाँ विंग कमांडर अभिनंदन की, तो यह भारतीय वायुसेना से संबंधित है, भारतीय वायुसेना से संबंधित है। और दोस्तों यहां इससे आसपास की भी जानकारी देखें तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, तो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों अन्य अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया है। काफी बार मैं ये क्वेश्चन बता चुका, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो है वो आरकेएस भदौरिया है। और दोस्तों यहाँ विंग कमांडर अभिनंदन है, वे ही हैं जो हाल ही में पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान था F-17 उसको मार गिराया था MiG-21 से। क्लियर है दोस्तों? भारत का ये जो पाकिस्तान का F-17 जो खतरनाक विमान था, लेकिन भारत के छोटे से विमान MiG-21 ने F-17 को मार गिराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला विकल्प रोहित शर्मा, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी, जो विकल्प नंबर 4 में है। दोस्तों अगर बात करें यहां अन्य, तो भारतीय सेना की बात हुई है, तो भारतीय सेना है इंडियन आर्मी। भारतीय सेना इंडियन आर्मी। दोस्तों बात करें इसकी स्थापना, तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895। और दोस्तों अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? और प्रत्येक 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जिसे थल सेना दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2020 में होने वाली महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? पहला विकल्प है स्पेन, दूसरा है नीदरलैंड, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, उपरोक्त दोनों, स्पेन और नीदरलैंड। 2020 में होने वाले महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्पेन और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, किसे एसबीआई बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? किसे एसबीआई बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प है शशिकांत दास, दूसरा है चल्लाश्री निवासुलु सेठी, तीसरा है रजनीश कुमार, चौथा है आदित्य कुमार। तो सही जवाब होगा चल्लाश्री निवासुलु सेठी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर बात करें, यहां बात हुई है एसबीआई की, जिससे संबंधित अपन जानकारी देखते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें यहां एसबीआई के अध्यक्ष की, तो रजनीश कुमार जो है वो भारतीय जो एसबीआई बैंक है उसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों अपन प्रत्येक क्वेश्चन में आसपास की कम से कम 2 या 3 जानकारी लेते हैं, जिससे संबंधित अपने को काफी ज्यादा नॉलेज होता जाएगा। और दोस्तों बात करूं, जितने भी क्वेश्चंस लेता हूं काफी सिलेक्टेड होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनमें ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाए। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ना वो सारे सिलेक्टेड है और बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं पहले से भी, और हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट ही होते रहते हैं एक दूसरे के एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला विकल्प है चेतन भगत, दूसरा है विश्वनाथन आनंद, तीसरा है रघुराम राजन और चौथा है शाहिद अफरीदी। तो दोस्तों इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, विश्वनाथ आनंद, रघुराम राजन, शाहिद अफरीदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेतन भगत। दोस्तों अन्य विकल्पों की और बात करें तो यहां विकल्प नंबर डी है विश्वनाथन आनंद, जो माइंड मास्टर के लेखक हैं। माइंड मास्टर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो विश्वनाथ आनंद। और दोस्तों बात करें यहां रघुराम राजन की, तो रघुराम राजन ने आई डू व्हाट आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। और अगर बात करें शाहिद अफरीदी की, तो गेम चेंजर नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी शाहिद अफरीदी ने। शाहिद अफरीदी ने पुस्तक लिखी गेम चेंजर, रघुराम राजन ने आई डू व्हाट आई डू, और विश्वनाथ आनंद ने लिखी थी माइंड मास्टर, और चेतन भगत ने लिखी इंडिया पॉजिटिव। तो लगभग एक ही क्वेश्चन में दोस्तों 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपके क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एशियाई खेलों में
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। पहला है सुचेता कृपलानी, दूसरा है कमलजीत सिंधु और तीसरा है श्रीमती राजिया बेगम, चौथा है रीता फारिया। तो सही जवाब होगा कमलजीत सिंधु। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी कौन? कमलजीत सिंधु। और दोस्तों अगर यहां बात करें अन्य की, तो भारत की जो सुचेता कृपलानी है वो भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। दोस्तों बात करें यहां अन्य विकल्प की, श्रीमती राजिया बेगम, तो श्रीमती राजिया बेगम जो थी वो दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला थी। और बात करें रीता फारिया की, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रीता फारिया। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? पहला विकल्प है बैडमिंटन, दूसरा विकल्प है कुश्ती, तीसरा है शतरंज और चौथा है टेनिस। तो दोस्तों साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। और दोस्तों खेल से संबंधित एसएससी की अगर बात करूं या रेलवे की अगर बात करूं, तो खेलों से संबंधित कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कितने जो पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, या कहीं भी पुरस्कारों से संबंधित, ये हर क्वेश्चन जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, जिन्हें आपको अब जैसे दोस्तों साक्षी मलिक का क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया, तो ऐसा तो नहीं कि मैं एक क्वेश्चन को करवाने के बाद में यही क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आता रहेगा। आपका पढ़ने का तरीका यह होता है कि अगर मैंने साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से संबंधित डाल दिया, मतलब ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित अन्य खिलाड़ियों की जानकारी आप प्राप्त करें। ये एक पढ़ने का तरीका होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? पहला विकल्प बेंगलुरु, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है कानपुर, चौथा विकल्प है मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो दोस्तों सही जवाब होगा कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। और दोस्तों अगर अन्य विकल्पों की बात करें, तो यहां बेंगलोर जो पहला विकल्प दे रखा है, यहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां स्थित है? तो बेंगलोर में। और दोस्तों अगर मुंबई की बात करें, तो वानखेड़े स्टेडियम कहां स्थित है? तो मुंबई में। और दोस्तों बात करें लखनऊ की, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहां स्थित है? लखनऊ में। तो यहां अन्य और क्वेश्चन भी अपने हल हुए हैं। अब दोस्तों यहां ग्रीन पार्क स्टेडियम मैंने डाल दिया, मतलब यहां एक क्वेश्चन डाल दिया, तो आपका फर्ज बनता है इससे संबंधित जानकारी जुटाए आप एक्स्ट्रा, और अन्य कौन कौन से स्टेडियम है वो चीजों की सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल के प्रथम महिला डीआईजी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला डीआईजी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प है मोहिनी त्यागी, दूसरा विकल्प है प्रतिभा सचदेवा, तीसरी है नुपुर कुलश्रेष्ठ और चौथा है जया त्रिपाठी। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल यह कहानी किसकी टैगलाइन है? नथिंग इज इम्पॉसिबल यह किसकी टैगलाइन है? पहला विकल्प होंडा, दूसरा है एडिडास, तीसरा है बीएसएनएल, चौथा है नोकिया। बताइए दोस्तों, प्रतीक्षा करता हूं आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब डालिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल यह किसकी टैगलाइन है? पहला विकल्प होंडा, एडिडास, बीएसएनएल, नोकिया। तो सही जवाब होगा दोस्तों एडिडास, जिस भी कंपनी का टैगलाइन को दोस्तों अपन जिंगल भी कह सकते हैं, और हर कंपनियों के अलग अलग जिंगल हुआ करते हैं। तो पहला विकल्प होंडा, दूसरा एडिडास। तो दोस्तों सही जवाब होगा एडिडास। नथिंग इज इम्पॉसिबल टैगलाइन है एडिडास की। लेकिन अगर बात करें अन्य विकल्पों की, तो होंडा की टैगलाइन है पावर ऑफ ड्रीम।
पावर ऑफ ड्रीम जो है वो होंडा की टैगलाइन है। दोस्तों बात करें बीएसएनएल की तो कनेक्ट इन इंडिया, कनेक्ट इन इंडिया जो है वो इसकी टैगलाइन है। और नोकिया की बात करें तो कनेक्टिंग पीपल जो इसका जिंगल है, और जिंगल को अपन टैगलाइन भी कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या होती है, पहला विकल्प है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 9। तो सही जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं इंतजार करता हूं। जिम्नास्टिक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8। और दोस्तों अगर बात करें अन्य विकल्पों की तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 और 6, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, और बात करें यहां 9 तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9, और 8 किसमें होती है? जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? पहला विकल्प है कटक, दूसरा है करनाल, तीसरा है गांधीनगर, चौथा है पटियाला। तो दोस्तों सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कटक। और दोस्तों कटक जो है वो उड़ीसा में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को आप रेगुलर बने रहिए, लगभग टोटल 30 क्वेश्चंस अपन करेंगे। और दोस्तों जहां तक मेरा मानना है अपन जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो बिल्कुल कम समय में करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कौन सी संस्थान भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग और एसबीआई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। तो कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय। यहां बात करें वित्त मंत्रालय की तो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री है हाल ही में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामान एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया था? भारत में सामान एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया था? पहला विकल्प है 8 नवंबर 2016, 15 अगस्त 2017, तीसरा है 1 जुलाई 2017, चौथा है 26 जनवरी 2017। तो भारत में सामान एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017। और दोस्तों जो जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म। दोस्तों वीडियो को आगे शेयर करते रहिए ताकि आपके अन्य फ्रेंड्स को भी जानकारी मिलते रहे। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। और दोस्तों जहां तक है मैं आप ही के लिए सारी मेहनतें कर रहा हूं। और जानकारी के लिए मैं बता दूं हम एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलाया करते हैं जो हाल ही में लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ किया है, ताकि ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी लगभग 700-800 स्टूडेंट हमारे पास एनी टाइम पढ़ा करते हैं उनका कहीं भी किसी तरीके का नुकसान ना हो, ये चीज मद्देनजर रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस का शुभारंभ गैलेक्सी क्लासेस द्वारा किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चेलिया समिति किससे संबंधित है? पहला विकल्प है कर सुधार, दूसरा है कृषि सुधार, तीसरा है बैंकिंग प्रणाली, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चेलिया समिति किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा कर सुधार से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? अब दोस्तों यहां देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? पहला विकल्प है हॉकी, दूसरा है गोल्फ, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है बैडमिंटन। दोस्तों सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में।
कहीं भी कोई दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना डाल दीजिए आंसर। और आपको इसके आसपास की भी जानकारी, दोस्तों मैं प्रयास करता हूं कि आसपास की सारी जानकारी आपको बता सकूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये चीज छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर मांग सकते हैं। हो सकता है वो क्वेश्चन उस समय मेरे को नहीं आए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा उससे संबंधित जो भी मैंने आपको बातें बताई है पूरा स्टडी मटेरियल तैयार करके पूरा परफेक्टली तरीके से मैं आपके बीच आता हूं। दोस्तों प्रयास करूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन करें उसका मैं जवाब आपको दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो राइट आंसर होगा क्रिकेट। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? देवधर और सॉरी क्रिकेट से संबंधित। और दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी जुटा लेना, जो भी ट्रॉफियां हैं जिनके भी नाम है कौन कौन से खेल से संबंधित है, ये आपको जानकारियां जुटाना जरूरी है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल, दूसरा 31 मई, तीसरा है 1 मई, चौथा है 4 फरवरी। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा 31 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अन्य विकल्पों की अगर अपन बात करें तो जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करें 1 मई की तो विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस प्रत्येक साल 1 मई को बनाया जाता है। बात करें यहां 4 फरवरी की तो 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक साल 4 फरवरी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है? पहला विकल्प है 2.77, दूसरा है 5, तीसरा है 3.99, चौथा है 6। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है? 2.77, 5, 3.99 और 6। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.77। और दोस्तों यहां अगर और जानकारी बताऊं तो यहां अयोध्या विवाद की बात हुई है तो इसके 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? पहला विकल्प है इंदिरा गांधी, दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, तीसरा विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प दक्षिण कोरिया, दूसरा विकल्प युगांडा, तीसरा है मालदीव और चौथा है उत्तरी कोरिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोरिया। तो जो प्योंगयांग है वो किस देश की राजधानी है? तो आंसर होगा उत्तरी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? नेशनल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? पहला विकल्प जापान, दूसरा विकल्प है चीन, तीसरा विकल्प है पाकिस्तान, चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। तो दोस्तों सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। तो नेशनल असेंबली किस देश की संसद को कहते हैं? तो अफगानिस्तान। दोस्तों अगर इससे संबंधित अन्य बात करें, यहां अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है अफगानिस्तान। और बात करें इसकी राजधानी की तो अफगानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है। और दोस्तों अगर बात करें अफगानिस्तान की करेंसी की तो इसकी करेंसी अफगानी है। करेंसी जो है वो अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किस शहर में लोकप्रिय
बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो पहला विकल्प है पठानकोट, दूसरा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है चंडीगढ़, तीसरा है गुवाहाटी, चौथा है सूरत। तो सही जवाब होगा दोस्तों गुवाहाटी। किस शहर में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? सही जवाब होगा गुवाहाटी। और दोस्तों जो गुवाहाटी है वो असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पहला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है कलिंग पुरस्कार, दूसरा विकल्प है मान बुकर पुरस्कार, तीसरा विकल्प है ऑस्कर पुरस्कार, चौथा विकल्प है ग्रैमी पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर पुरस्कार। यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन दोस्तों बात करें अन्य विकल्पों की तो यहां बात हुई है कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? कलिंग पुरस्कार। और दोस्तों बात करें यहां मान बुकर पुरस्कार की तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। और अगर बात करें ऑस्कर पुरस्कार की तो फिल्म इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। और बात होती है यहाँ ग्रैमी पुरस्कार की तो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1980, दूसरा विकल्प है 1982, तीसरा विकल्प है 1983 और चौथा है 1984। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1982। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982। दोस्तों काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ नाबार्ड की तो नाबार्ड को पूरी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर है दोस्तों? और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है डॉक्टर विमल जालान, दूसरा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा है रघुराम राजन, चौथा है मनिंदर घोष। तो सही जवाब होगा वो है विकल्प नंबर बी मनमोहन सिंह। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो मनमोहन सिंह। और दोस्तों मनमोहन सिंह जो है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। और यहाँ बात रघुराम राजन की हुई है तो रघुराम राजन है उससे अभी जो है हाल ही में जो भारत के जो आरबीआई के गवर्नर है वो शशिकांत दास है। इससे जस्ट पहले की अगर बात करूं तो उर्जित पटेल थे, उससे जस्ट पहले की बात करूं तो रघुराम राजन थे, जो एक महान अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं। और जो मनमोहन सिंह है वो भी एक भारत के महान अर्थशास्त्री है। और हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण अग्रदूत कहा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया था। और ध्यान दें दोस्तों 30 क्वेश्चनों में लगभग अपन ने शायद मेरे आइडिया से लगभग 60-70 क्वेश्चन अपन ने हल किए हैं। और पूरे प्रयासरत रहता हूं जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं को फॉर्मेट में आपके बीच लेके आता हूं। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, एक बार पुनः बैक ले जाइए, लेकिन इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। कहीं भी कोई दिक्कत आपको नजर आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं पूरा प्रयासरत रहूंगा दोस्तों कि आपके क्वेश्चनों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।